और क्या हाल चाल, सब बढ़िया? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम 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 राम। गुड आफ्टरनून बच्चे कह रहे राम राम सर जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। खतरनाक खतरनाक अभिवादन है आप लोगों के, नहीं? ऑल राइट, क्या आप सबको मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन तीनों चीज क्लियर है? तीनों क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं अपन आज का खेला। सॉल्यूशन चैप्टर का थोड़ा सा एक थ्योरी का हिस्सा बचा हुआ, पहले उसे खत्म करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे एक बेहद ही शानदार चैप्टर, राइट? तो सॉल्यूशन में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्वेबिलिटी की। मुझे आपका ध्यान चाहिए, छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, पर वही वाली बात है कि जिसे हम इजी मान लेते हैं, अक्सर सवाल आप गलत वही करते हैं। तो जब कभी किसी चैप्टर को पढ़े तो उसके एक एक पॉइंट को पूरा पढ़ना है, किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्वेबिलिटी की। सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, इसे मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले ही बता दिया था, लेकिन आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, राइट? सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्वेबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ये सारी बातें हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। आज हम यहां बात कर रहे हैं केवल सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा और फिर कॉमन सेंस की कुछ बातें करेंगे और फिर एक लॉ पढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले आपको बताता हूं एक फैक्ट। यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है, यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है, कुछ ज्यादा तो कुछ कम घुल पाती है। वो गैसेस जो वाटर से रिएक्शन कर लेती हैं, वो हाईली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा घुल जाती हैं, और वो गैसेस जो पानी से रिएक्शन नहीं कर पाती, वो भी पानी में घुल जाती हैं। यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है, कोई ज्यादा तो कोई कम घुल पाती है। जो रिएक्शन कर लेती है वो ज्यादा घुल जाती है, जो रिएक्शन नहीं करती वो भी घुल जाती है। हर गैस यूं तो थोड़ा बहुत पानी में घुल जाती है। सर, जो रिएक्शन करती है वो तो समझ में आता है क्यों घुल पाती है, जो रिएक्शन नहीं करती आखिर वो क्यों घुल पाती है? कोई भी गैस पानी में कैसे घुल पाती है, इसे समझना है तो ऐसे समझते हैं। ये जो आपके सामने छोटे छोटे बबल नजर आ रहे हैं, ये गैस है, राइट? और ये है लिक्विड। तो इमेजिन करो ऐसा, ये है पानी का मॉलिक्यूल, ये है पानी का मॉलिक्यूल। पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गैसेस के मॉलिक्यूल आके ऐसे फिट हो जाते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल फिट, gases molecule fit in between liquid molecules। जो रिएक्शन कर लेती हैं वो गैसेस तो घुल जाती हैं क्योंकि वो रिएक्शन करती हैं, लेकिन जो रिएक्शन नहीं करती हैं वो भी घुल जाती हैं क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ जाती है, क्योंकि वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ जाती हैं। यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है। ये एक फैक्ट मैंने आपको बताया। जनरली all gases are water soluble, some are highly soluble, some are less soluble. Those gases which are reactive in nature with water, they are highly soluble, and those gases which are non-reacting, they are less soluble. They are less soluble, even they are soluble because they just fit in between water molecules. सवाल है, ऐसी गैसेस जो रिएक्शन नहीं कर पाती वो भी पानी में घुल जाती हैं क्योंकि पानी के बीच में जाके बैठ जाती हैं। आखिर ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनकी मदद से इनकी सॉल्युबिलिटी बदल जाती है? आखिर ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनकी मदद से इनकी सॉल्युबिलिटी बदल जाती है? तो सबसे पहला फैक्टर है प्रेशर। बच्चों, मैं आपसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। इमेजिन करो यहां पर गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। भैया, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं तो गैसेस का अपना पार्शियल प्रेशर है। इमेजिन करो हमने ऊपर से प्रेशर लगाया, मतलब गैसेस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया। बच्चों, मुझे कॉमन सेंस का आंसर चाहिए। हमने ऊपर से प्रेशर लगाया, गैसेस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया, तो बताओ वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके ज्यादा फिट होंगी कि कम फिट होंगी? वो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाके ज्यादा फिट होंगी कि कम फिट होंगी? आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, वो ज्यादा फिट होगी, यानी कि उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी।
कहीं ना कहीं बातों बातों में आपने मुझे जवाब दे डाला, सर प्रेशर के बढ़ने से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है। प्रेशर के बढ़ने से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। अगर इसे मैं सरल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा, कैसे बच्चों, मुझे फिर से आपका जवाब चाहिए। जब गैस ज्यादा घुलेगी तो पानी में उनके ज्यादा नंबर, बोलो हाँ या ना। जब गैस ज्यादा घुलेगी तो पानी में उनके ज्यादा नंबर, बोलो हाँ या ना। ज्यादा मॉलिक्यूल, बोलो हाँ या ना। ज्यादा मोल, बोलो हाँ या ना। ज्यादा मोल फ्रैक्शन, बोलो हाँ या ना। गैसेस के मोल फ्रैक्शन पानी के अंदर ज्यादा। कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं, सर जब गैसेस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, पानी में गैसेस ज्यादा होंगे, उनका नंबर ज्यादा होगा, उनका मोल ज्यादा होगा, उनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड वाटर। बोलो, ये जो अपन ने कंक्लूजन लिखा, ये सोचने में आपको दिमाग लगाना पड़ा कि कॉमन सेंस। ये सोचने में आपको दिमाग लगाना पड़ा कि कॉमन सेंस। एक बच्चा कहता है, मत पूछो क्या कहता है, खैर आपको दिमाग लगाना पड़ा कि कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ऑलराइट। तो मैंने कहा यूं तो हर गैस पानी में घुल जाती है, कोई ज्यादा तो कोई कम घुल पाती है। जो रिएक्शन नहीं करती है वो कम घुल पाती है, और वो इसलिए घुल पाती है क्योंकि पानी के बीच में जाके बैठ जाती है, प्रेशर के बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। राइट, चलो बात करते हैं टेम्परेचर पर। बच्चों थोड़ा सा फील करो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इमेजिन करो पानी के बीच में गैसेस के मॉलिक्यूल ऐसे साथी से बैठे हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वाइब्रेशन बढ़ गया, तो जो मॉलिक्यूल जहां बैठा था वहां से एस्केप करके भागेगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी। ये जो अपन ने कॉमन सेंस से बोला, आओ इसे हम थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में देख लेते हैं। ये जो अपन ने कॉमन सेंस से फील किया टेम्परेचर वाला फैक्ट, इसे मैं थोड़ा टेक्निकल शब्दों में कह रहा हूं कुछ ऐसे। ये जो गैसेस का पानी में घुलना है, इसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। ये जो डिसोल्यूशन होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, राइट। तो इसे ऐसे समझते हैं, गैसेस को जब हम लिक्विड में घोल रहे हैं तो गैस प्लस लिक्विड बन रहा है, और सॉल्युबिलिटी की बात है, यानी कि मान लेते हैं इक्विलिब्रियम है, तो गैस लिक्विड का ऐसा कुछ सॉल्यूशन बन रहा है, राइट। ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन, राइट। गैसेस का पानी में घुलना, द टेक्निकल वर्ड यूज फॉर दिस प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, मतलब इसका डेल्टा एच निगेटिव है। जैसे मैंने कहा डेल्टा एच निगेटिव है, फिर मैंने उन बच्चों से पूछा जिन्होंने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मैंने उनसे पूछा भैया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है टेम्परेचर के बढ़ाने से, बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड। उन्होंने झट से मुझे आंसर दिया, साहब टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, अरे बैकवर्ड जाने का मतलब है सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। चाहे कॉमन सेंस से काइनेटिक एनर्जी वाले कंसेप्ट से फील कर लो, चाहे एक्सोथर्मिक से फील कर लो, भैया फैक्ट तो ये है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्लियर। एक साइंटिस्ट थे, पता उनका नाम था हेनरी। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी। उन्होंने अपना एक लॉ दिया। ये जो आज आपने कॉमन सेंस से सोचा, उन्होंने कई साल पहले सोचा। उन्होंने कहा भैया किसी भी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, पॉइंट को नोट करिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए हेनरी साहब ने कहा ये जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। अरे यही तो आपने मुझे बताया था, पी प्रोपोर्शनल टू। उन्होंने इसे कई साल पहले फील किया और उसे अपना लॉ नाम दिया, जिसका नाम है हेनरी लॉ। इसी बात को अपन कई तरीके से कह सकते हैं, और जब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं तो ये अपने सामने आता है P प्रोपोर्शनल टू X। ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो साइंटिस्ट है साहब वही अपने नाम पे कांस्टेंट का नाम रखाएंगे। तो ये जो कांस्टेंट है इसे कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, P बराबर KH इंटू X। ये जो P है ये गैसेस का पार्शियल प्रेशर है, ये जो X है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द वाटर है, और जो KH है ये है हेनरीज कांस्टेंट। क्या है ये, हेनरीज कांस्टेंट। जैसे ही मैं कहता हूं हेनरी कांस्टेंट तो बच्चों को लगता है ये कोई एक कांस्टेंट होगा गैस कांस्टेंट की तरह।
ये कोई कांस्टेंट होगा गैस कांस्टेंट की तरह, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो हेनरी कांस्टेंट है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे। यूनिवर्सल कांस्टेंट का कहने का मतलब है वो फिक्स है। जैसे गैस कांस्टेंट R की वैल्यू फिक्स है 0.021 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, तो वो है, गैसेस के बदलने से नहीं बदलती, सिचुएशन के बदलने से नहीं बदलती। लेकिन ये जो हेनरी कांस्टेंट है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, मतलब चीजों के बदलने से बदलता है, हाँ, तो क्या क्या बदलने से बदलता है? ये गैसेस के नेचर के बदलने से बदलता है, ये टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। सर, गैसेस के नेचर से आपका क्या मतलब है? गैसेस के नेचर से मेरा मतलब है कि कभी कभी गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती हैं, बोले तो मोर सॉल्युबल, तो कभी कभी गैसेस कम सॉल्युबल होती हैं, बोले तो लेस सॉल्युबल। मोर सॉल्युबल के लिए KH की वैल्यूज कुछ और होंगी, लेस सॉल्युबल के लिए KH की वैल्यू कुछ और होंगी, और टेम्परेचर के बदलने से भी बदलता है। सर, कैसे बदलता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन टेम्परेचर की। बच्चों, मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं। मान लो लिखा है 10 बराबर 5 इंटू 2। क्या लिखा है? 10 बराबर 5 इंटू 2। एक बात बताओ, मुझे 10 को कांस्टेंट लेके चलना है, मुझे 10 को कांस्टेंट लेके चलना है। जब 2 घटेगा तो बताओ 5 को बढ़ना होगा कि घटना होगा? मुझे 10 को कांस्टेंट लेके चलना है, जब 2 घटेगा तो बताओ 5 को बढ़ना होगा कि घटना होगा? कितने टैलेंटेड है सर, 2 घटेगा तो 5 को बढ़ना होगा। अरे वही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला हम बदल देते हैं, P बराबर KH इंटू X लिख देते हैं। बच्चों एक बात बताओ, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। सॉल्युबिलिटी घटेगी तो पानी के अंदर मोल फ्रैक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? पानी के अंदर मोल फ्रैक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? अरे वाह, टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्स घटता है। अब थोड़ा सा सिचुएशन इमेजिन करो, मुझे पता है टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्स घट रहा है। ओ भैया इधर देखना, स्क्रीन पर लिखते ना रहना। टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्स घटता है, यानी एक्स घट रहा है, और मुझे इस प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो बताओ केएच को बढ़ना होगा कि घटना होगा? अरे वाह, आप सब ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया, सर केएच को बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं आपने मान लिया कि सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच बढ़ेगा। सो केएच इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से केएच बढ़ता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं सर एक्स घटता है तो केएच बढ़ता है, क्योंकि प्रेशर को अपने कांस्टेंट रखना है, राइट? इन द सेम वे जब हम नेचर ऑफ गैस पे आते हैं, किस पे आते हैं? नेचर ऑफ गैस पे। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, नेचर ऑफ गैस पे। मान लेते हैं गैसेस लेस सॉल्युबल है। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गैसेस लेस सॉल्युबल है तो उसके लिए एक्स कम होगा कि ज्यादा होगा? उसके लिए एक्स कम होगा कि ज्यादा होगा? एक्स लेस होगा। बहुत बढ़िया, जो एक्स की वैल्यू है वो लेस होगी। तो इमेजिन करो ना यार, अपने को प्रेशर कांस्टेंट रखना, मतलब कंपैरिजन चल रहा, एक लेस सॉल्युबल एक हाई सॉल्युबल, ठीक? तो जो एक्स है वो लेस सॉल्युबल वाले के लिए कम है। अब अंडर कांस्टेंट प्रेशर हम दोनों का केएच मेजर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जिसका एक्स कम है उसके लिए केएच की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा, केएच मोर। तो अगर हम बात करते हैं मोर सॉल्युबल की, है ना, तो मोर सॉल्युबल कहने का मतलब है जो एक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जो केएच है वो कम होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर के बदलने से, प्रेशर के, नेचर ऑफ गैस के बदलने से बदलता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो केएच बढ़ता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है तब भी केएच बढ़ता है, लेस सॉल्युबल के लिए केएच ज्यादा है, मोर सॉल्युबल केएच कम है। तो भैया खत्म। केएच का यूनिट क्या होगा सर? वही जो प्रेशर का होगा, क्योंकि मोल फ्रैंक का यूनिट नहीं होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, बस आपको याद रखना है कि जब मैं आपको हेनरी लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, राइट? तो जो गैसेस रिएक्टिंग होती हैं, है ना, दोज गैसेस व्हिच कैन रिएक्ट विद सॉलिड, दे डू नॉट फॉलो हेनरी लॉ। तो एक बच्चा मुझसे कहता है सर अभी तो आपने हमें कहा था ये तो हर गैस पानी में घुल जाती है, कोई ज्यादा तो कोई कम, जो रिएक्शन करती है वो ज्यादा घुलती है, तो अब तो कह रहा है हेनरी लॉ फॉलो नहीं करता। भैया हमने पहले घुलने की बात करी और फिर हेनरी लॉ की बात करी। घुलना और हेनरी लॉ अलग चीज, उसी से अपन ने हेनरी लॉ बनाया। ये जो फॉर्मूला है मात्र ये हेनरी लॉ है। तो ये जो फॉर्मूला है उन्हीं गैसेस पे लगेगा जो नॉन रिएक्टिंग है, जो गैसेस रिएक्टिंग है उन पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। इज दिस क्लियर? तो रिएक्टिंग गैसेस के लिए हेनरी लॉ नहीं लगेगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा है राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अगर आप ध्यान करें राउल्ट्स लॉ को, तो फॉर्मूला होता था पी बराबर पी नॉट इंटू एक्स, और हेनरी लॉ का फॉर्मूला है P बराबर KH इंटू एक्स। तो अपन हेनरी लॉ को
राउल्ट्स लॉ का एक स्पेशल केस कहते हैं। KH जब P नॉट के बराबर है तब उसे हम कहते हैं कि वो बिल्कुल राउल्ट्स लॉ के जैसा है। अगर इसे हम डायग्राम से इमेजिन करें तो कुछ ऐसे करते हैं, नीचे से ऊपर जाना तो राउल्ट्स लॉ लगाना, ऊपर से नीचे आना तो हेनरी लॉ लगाना। नीचे से ऊपर जाना तो राउल्ट्स लॉ लगाना, ऊपर से नीचे आना तो हेनरी लॉ लगाना। सरल भाषा में बच्चों इसे ऐसे समझाना। कैसे? यहां लिखा है एक्स ए और यहां है एक्स बी, तो एक्स ए एक्स बी से जब आप वाई और वाई भी बताते हैं तो राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। आज आपको मोल फ्रैक्शन पता है, पार्शियल प्रेशर पता है, तो गैसेस की सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं तो अपन हेनरी लॉ लगा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हेनरी लॉ है वो राउल्ट्स लॉ का एक स्पेशल केस है। जो हेनरी लॉ है वेरी वेरी सिंपल, P बराबर KH इंटू एक्स। जो KH होता है किस पर डिपेंड करता है, याद रखना है आपको। गैसेस की सॉल्बिलिटी के बारे में पॉइंट याद रखना है। आओ देखते हैं इस पर एक सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है, पढ़ेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अरे बेटा, गैसेस की सॉल्बिलिटी है ना, तो ऊपर है मतलब गैसेस के फॉर्म में है। अब नीचे आया लिक्विड में मतलब नीचे आया, तो गैसेस की सॉल्बिलिटी को अपन ऐसे बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे मतलब गैसेस ऊपर है वेपर फॉर्म में, वो सॉल्युबल हो रहे हैं, नीचे लिक्विड में आ रहे हैं, तो उसे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि नीचे से ऊपर जाना तो राउल्ट्स लॉ, ऊपर से नीचे आना हेनरी लॉ। जब उनकी सॉल्बिलिटी की बात करें तो हेनरी लॉ, जब उनके वेपर प्रेशर की बात करें राउल्ट्स लॉ। वेरी वेरी सिंपल सवाल। इसमें आपको लगाना है फॉर्मूला, हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट। P बराबर KH इंटू एक्स, P बराबर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। हो भैया, डाल्टन्स लॉ भूलना नहीं है। सोचो सोचो, मैंने अभी हिंट दिया, शायद आप सवाल कर ले। सवाल में आपको KH की वैल्यू दे रखी है, राइट? KH की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 5 ATM, ओके। और आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन एयर 0.8 और टोटल प्रेशर दे रखा है 5 ATM, ओके। यहां से आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, वाटर का मोल। ये वेरी वेरी सिंपल सवाल यार, सबका आंसर आता है इसमें, सबका आंसर आता है। ऐसा हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत सही, लाइन से मुझे सही आंसर दिया बच्चों ने। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया सर, उसका नाम मोहम्मद सकलेन, अंजलि झा, तन्नू, बहुत अच्छे। ऑलराइट, टाइम्स अप। चलिए, समय समाप्त। आपका मुझे ध्यान चाहिए। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 into 10 power 5, है ना, 10 power 5 लिखा है ये एटीएम। तो यहां से अपने को पता चल गया जो KH है उसकी वैल्यू है 10 की पावर 5 एटीएम, ओके। फिर सवाल हमसे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8 और टोटल प्रेशर दिया है। अपने को पता है जब हम हेनरी लॉ लगाएंगे तो उसमें हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे यार? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही तो डाल्टन लॉ है। तो पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दैट इज 5। यहां से अपने सामने आ गया पार्शियल प्रेशर। फिर चलते हैं हेनरी लॉ पे। तो जैसे अपन हेनरी लॉ लगाते हैं, दैट इज P बराबर KH इनटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर। सवाल में आपसे पानी का मोल दे रखा है, यहां लिख दो 10, आपसे मोल्स ऑफ N2 पता करना। कहां दिक्कत है यार, सॉल्व करोगे तो आएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। अभी कर रहा हूं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बच्चों एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? एक खुशखबरी है, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे क्या? आप पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन, आप पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन। आपका होमवर्क है नंबर 1, रिवाइज लेक्चर 1 टू लेक्चर 8।
ऑल फॉर्मूला इन वन पेज, ऑल इलस्ट्रेशन, यहां लिख देता हूं मैं कंप्लीट, इलस्ट्रेशन कंप्लीट, बिगिनर बॉक्स कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ये मैंने होमवर्क आपको कल ही दे दिया था, कल डिस्कशन होगा, मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, है ना। कल मतलब कल का टाइम और ले लो आप, कल मतलब कल की क्लास के बाद, राइट। डिस्कशन होगा परसों, ओके। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। जब आप ये सारा होमवर्क कर लेंगे फिर भी आपको और मजा आएगा, फ्लो में आ जाएगा, बोले यार मजा आ रहा है, सारा होमवर्क हो गया। फिर आपको पढ़ना है एनसीईआरटी अगेन। एनसीईआरटी केवल वही पढ़ेंगे जहां जहां थ्योरी है, जो मैंने आपसे पहले कहा था, जो क्लास में हुआ है। उसके बाद आप करेंगे रेस कंप्लीट, और उसके बाद आप करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट, ठीक है। आज मैं जो नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं उससे होमवर्क नहीं दूंगा, लेकिन कल से आपको मैं होमवर्क नए चैप्टर में भी दूंगा। तो ये होमवर्क आज आपका हो जाना चाहिए। मैंने आपको होमवर्क कल ही दे दिया था, थोड़ा बहुत बच्चा होगा, बहुत सारे बच्चों का, जो खत्म कर लेना, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है अंजलि बेटा, ऑल राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन चैप्टर। आप पढ़ रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मैं दे दूं इसका हैंडआउट। सभी लोग 2 मिनट का ब्रेक ले ले, पानी वानी पी ले, गहरी सांस ले ले, क्योंकि अभी शुरू होने वाला है बेहतरीन ही सैलाबी चैप्टर। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा। पॉपअप की मदद से आप आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्यूशन चैप्टर पहले डाउनलोड कर लो, और यही हैंडआउट मैंने लिंक पर भी सेव कर दिया। ऑलराइट, यही चैप्टर मैंने लिंक पर भी सेव कर दिया, और आपके सामने पॉपअप आया होगा, वहां भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको सॉल्यूशन का आखिरी हैंडआउट मिल गया होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अब हम शुरू करने वाले हैं आज का अपना नया बेहतरीन और सैलाबी चैप्टर, जिसका नाम है, आप सबके सामने स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, सब खुशखबरी क्या था? अरे यही तो खुशखबरी था यार, एक चैप्टर खत्म हो गया, नया शुरू हो रहा है। तो बच्चा मुझसे कह रहा है सर इसमें हम खुश होते हैं क्या? इन बातों से हम खुश नहीं होते यार, अपन इसी में खुश हो लेते हैं, क्या करें। इसी में ही अपनी खुशियां है। नहीं, होमवर्क कंप्लीट हुआ तब खुश हो लेते हैं, चैप्टर खत्म हुआ तब खुश हो लेते हैं, नया शुरू हुआ तब खुश हो लेते हैं, पढ़ने का मन किया तब खुश हो लेते हैं, नहीं मन किया तब खुश हो लेते हैं। खुश होके हर काम करते हैं। जस्ट क्लियर? ऑलराइट, तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपन अपना नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो आप सबको मुझे ध्यान चाहिए। एक बच्चा मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, प्रीतम यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसे क्यों पूछ रहा है प्रीतम? हम ऐसी बातों पे कमेंट नहीं कर सकते, राइट। ओके चलिए, तो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ऐसा इमेजिन करते हैं अपनी अभी तक फैक्ट्री हुआ करती थी, है ना, अमोनिया की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, है ना।
उमा क्या कह रही है बेटा? उमा आपने क्या लिखा है सर आपको? उमा आप क्या कह रहे हो? समझा नहीं। चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, तो एक बार डाउट ले लेंगे। उमा क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से बोलो। हाँ, तो अपनी क्या अभी तक फैक्ट्री हुआ करती थी, है ना? अब अपन ने फैक्ट्री ने अपने एक दुकान खोली। अब जो दुकान खोली उस दुकान का नाम है फलाने बैटरी वाला। फलाने ये कि आप में से जिसका जो नाम है वो अपने अपने नाम पे रख सकते हो, फलाने बैटरी वाला, राइट? तो अपन इस चैप्टर को पढ़ के डॉक्टर तो बनेंगे ही सही, वो तो हमारा अल्टीमेट गोल है, पर साथ में हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम अपनी एक बैटरी की दुकान खोल सकते हैं और उस दुकान का नाम होगा फलाने बैटरी वाला। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी चीज से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर उसकी कुछ कंडीशन है। कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका क्या पूरा सेटअप होगा, उसका नहीं ये नाम नहीं रखना लकी, उसका क्या पूरा सेटअप होगा, वो सारी बातें अपन यहां पर करेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लें हम इस चैप्टर को कितने सेक्शन में पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है पूरा 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ओके, चैप्टर का जो सबसे पहला हिस्सा है, जो सबसे पहला सेगमेंट है, वो है टर्मिनोलॉजी का। मतलब जब चैप्टर शुरू होगा तो सबसे पहले चैप्टर शुरू, आपका ध्यान चाहिए, आपका ध्यान चाहिए प्लीज, है ना? आप टाइप करना बंद करो, एक बार सुन लो चैप्टर कैसे चलेगा। ओके, तो जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का पहला हिस्सा होगा उसे अपन बोले टर्मिनोलॉजी, मतलब नए नए उसमें टर्म्स आएंगे। ओके, तो ये होगा चैप्टर का पहला हिस्सा। जैसे ही हम चैप्टर के सारे टर्म सीख जाएंगे, मतलब जब हम नए नए शब्द को सीख जाएंगे तो उनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि हम फिर बैटरी बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला हिस्सा होगा न्यू न्यू टर्म्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा कि इसका नाम ही बता रहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी बोले तो सीई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो डबल ई, जिसमें हम सीई और डबल ई के बीच का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। इंटर कन्वर्जन का मतलब है एक बार हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, मतलब सबसे पहले हमारे पास कहीं पर केमिकल एनर्जी होगी, मतलब कहीं पर कोई रिएक्शन होगी जो अपने आप हो रही होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस होगी। तो कहीं पर केमिकल एनर्जी होगी, अपन उस रिएक्शन को पकड़ लेंगे और उससे बल्ब जलाएंगे, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सीख जाएंगे, जब हम बल्ब जलाना सीख जाएंगे, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके उन रिएक्शंस को अंजाम देंगे जो अपने आप नहीं हो रही थी, बोले तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस थे। सबसे पहले हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वंस वी आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करके उन रिएक्शंस को अंजाम देंगे जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब इमेजिन करो ये रखा है हमारे सामने आयरन और ये रखा है हमारे सामने गोल्ड। मैंने गोल्ड से कहा ए गोल्ड तू जा आयरन के पास, तो क्या गोल्ड जाएगा? नहीं जाएगा। इसे अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा कि क्या गोल्ड की लेयर हम आयरन के ऊपर अपने आप चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने आप होगा? नहीं होगा। लेकिन इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी हम करा सकते हैं। ये जो बड़ा असंभव सा लगता है, इसे भी हम संभव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये होगा हमारा चैप्टर का तीसरा हिस्सा। तो सबसे पहला हिस्सा होगा टर्म, नए नए टर्म्स। दूसरा हिस्सा होगा जब हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बशर्ते वो स्पॉन्टेनियस हो। मैं यहां पर सस्पेंस रखता हूं, आखिर ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहां पर आपके सामने लिखा है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, तो मैं यहां पर यह कहूंगा दुनिया की कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन हो, रेडॉक्स हो। रेडॉक्स का मतलब है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जहां पर रिडक्शन हो रहा हो साथ साथ। एक बच्चा मुझसे कहता है सर बिना रेडॉक्स का समझ में आएगा क्या? मेरी गारंटी समझ में आएगा, बस आप उस इंटेंशन से पढ़ना, हाँ मुझे समझ में आएगा, राइट? तो रेडॉक्स का मतलब होता है जहां रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ साथ। अगर दुनिया में कोई भी रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन है और स्पॉन्टेनियस है, गारंटी है उससे बत्ती जलेगी, गारंटी है उससे बल्ब जलेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाना कितना आसान है। अब तो अपने को बस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन ढूंढना है।
जब आयरन का कोरोजन होता है ना, तो वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है और वो भी स्पॉन्टेनियस होता है। सही बताऊं, जब लोहे में जंग लग रही होती है तब कोई समझदार उससे बल्ब जला रहा होता है। तो अब हम इस काबिल बनेंगे, जहां कहीं हमें रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी और स्पॉन्टेनियस होगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट में होगा उसे अपन कहेंगे गैल्वेनिक सेल और वोल्टैइक सेल। ये होगा चैप्टर का दूसरा हिस्सा। फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बना लेंगे तो हम उसी इलेक्ट्रिसिटी से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अंजाम देंगे और जिस इंस्ट्रूमेंट करेंगे उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये होगा चैप्टर का तीसरा हिस्सा। और चौथा जो हिस्सा है उसमें हम तरह तरह की मार्केट में जो बैटरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल 4 सेक्शन है इस चैप्टर के। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद टर्मिनोलॉजी एंड द फर्स्ट टर्म इन फ्रंट ऑफ अस इज कंडक्टर। ये तो आप सबको पता है बचपन से आया है। कोई भी सब्सटेंस, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, राइट। कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देता है वो कंडक्टर है। कोई भी करंट, कोई भी सब्सटेंस अगर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है तो वो कंडक्टर है। अब हमारे सामने कितने सारे कंडक्टर हैं। जब मैं बच्चों से कहता हूं कंडक्टर, तो उनके जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है दैट इज मेटल्स। हाँ, ये सच है, मेटल्स आर कंडक्टर। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज एसिड का जो सॉल्यूशन है, बेस का जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, फ्यूज्ड सॉल्ट यानी कि मोल्टन सॉल्ट, और जो इम्प्योर वाटर है जिसमें सॉल्ट है, मैं सही बताऊं, दे ऑल आर कंडक्टर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे सामने ये पानी है, इस पानी में नमक घोल दो, अब भैया ये एक कंडक्टर बन चुका है, इसके थ्रू बिजली दौड़ेगी। कौन दौड़ेगी? बिजली। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे इसे। ये जो वाटर है अभी प्योर, अगर ये इम्प्योर होता, इसमें एसिड होता, इसमें बेस होता, इसमें सॉल्ट होता, या कोई सॉल्ट मॉल्टन फॉर्म में होता, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब अब आपके दिमाग में ये हो कि भैया कंडक्टर अपने सामने दो तरह के, ये तो मेटालिक है या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये जो सारे के सारे कंडक्टर हैं इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब हम बैटरी बनाएंगे, केमिकल एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस कराएंगे, फिर बिजली को दौड़ाना होगा। दौड़ाने के लिए हमें एक कंडक्टर का सहारा चाहिए कि कंडक्टर वो होता है जो अपने थ्रू करंट को फ्लो होने देता है। तो जिस कंडक्टर का हम प्रयोग करेंगे वो आज कोई मेटालिक कंडक्टर नहीं होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू करंट फ्लो होगा, और कैसे होगा मैं आपको सब सिखाऊंगा, राइट। तो अपने सामने पॉइंट आ चुका है कि भैया कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटालिक, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। एक को आप भली भांति जानते हो, एक को जानने वाले हो। एक को आप भली भांति जानते हो, एक को आप जानने वाले हो। मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है? जैसे ही मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, तो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है? यार सर इलेक्ट्रोलाइट बना दो, इलेक्ट्रोलाइट मिला दो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। हाँ सही बात है सर, ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? हालांकि मैंने इसके बारे में आयनिक में पहले ही बात कर ली, बट कहीं ना कहीं ये शब्द आपके लिए नया ना रहे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में लेते हैं, अपने थ्रू करंट फ्लो करा सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन और इन एक्वस स्टेट। इन मॉल्टेन और इन एक्वस स्टेट। सर मॉल्टेन और एक्वस का क्या खेल है? ये जो मॉल्टेन है इसे ही अपन बोलते हैं फ्यूज्ड, राइट। सर ये मॉल्टेन और एक्वस का क्या खेल है? इसका खेल ये है बच्चों कि जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, राइट, लेट्स से NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इसे हम मॉल्टेन फॉर्म में लेते हैं, तो चाहे मॉल्टेन फॉर्म में लो चाहे एक्वस फॉर्म में लो, एक्वस मतलब वाटर में मिला दो, है ना। तो आपने NaCl को वाटर में मिला दिया, चाहे मॉल्टेन फॉर्म लो चाहे एक्वस फॉर्म लो, ये अपने फ्री आयंस में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? फ्री आयंस में, राइट। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को हम वाटर में ऐड करते हैं, ये फ्री आयंस में टूट जाता है, और जैसे ही फ्री आयंस यानी कि चार्ज, जैसे ही फ्री आयंस मूव करते हैं, मतलब चार्ज मूव करता है, वैसे करंट फ्लो होता है। आप सब फिजिक्स के बंदे हो, आप जानते हो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फॉर्म अलग हो सकते हैं भाई, कभी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कभी आयन हो सकता है, लेकिन जिसके पास चार्ज है जब वो फ्लो करेगा तो वहां पे करंट आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब हम मॉल्टेन फॉर्म में लेते हैं या जब हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो वो अपने फ्री आयन में टूट जाता है, और जैसे ही फ्री आयन में टूट जाता है उसी से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो प्रकार का होता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग 1 है, दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लेस देन 1 है, दे आर वीक, राइट? इसे ऐसे इमेजिन करो, हमारे सामने वाटर है, प्योर वाटर है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। सर क्यों मिलाया? क्योंकि मुझे इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना है। साहब क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे इसके थ्रू बिजली दौड़ाना है। सर अभी नहीं दौड़ेगा, अभी नहीं दौड़ेगा, जब अंदर फ्री आयन आएंगे तभी तो बिजली दौड़ेगी। तो फ्री आयन लाने के लिए हमने इसमें मिलाया इलेक्ट्रोलाइट। इमेजिन करो एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जिसके हमने 100 मॉलिक्यूल मिलाए, तो 100 के अंदर जाके टूट गए, 100 के 100 अंदर जाके टूट गए, लगभग 98 99 टूट गए, मतलब जो डिसोसिएशन है वो अप्रोक्सीमेटली 100% हुआ, तो मैं कहूंगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। बट द सेम टाइम अगर हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाया होता, मिलाया हमने 100, टूटा कोई 5 कोई 10, तो अपन कहेंगे वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों मैं आप सबसे कॉमन सेंस पूछ रहा हूं, कंडक्शन होने के लिए, करंट होने के लिए क्या चार्ज का होना जरूरी है? बोलो हाँ या ना। करंट के फ्लो होने के लिए क्या चार्ज का होना जरूरी है? बोलो हाँ या ना। हाँ, चार्ज होगा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा, बोलो हाँ या ना। चार्ज होगा जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा, बोलो हाँ या ना। चार्ज खूब है, मेरा अगला सवाल ध्यान सुनना, चार्ज खूब है पर वो फ्लो नहीं कर रहा तो क्या करंट होगा? चार्ज खूब है पर वो फ्लो नहीं कर रहा तो क्या करंट होगा? ना, मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं करंट के लिए चार्ज का होना भी जरूरी है, उसका फ्लो होना भी जरूरी है। चार्ज का होना भी जरूरी है, उसका फ्लो होना भी जरूरी है। तो बच्चों जो कंडक्टर है अपने सामने दो प्रकार के हैं, एक है मेटालिक, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर इसलिए बनता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, उससे फ्री आयन आता है। फ्री आयन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका फ्रीली मूवमेंट होता है। आयन बना होता, बन के यूं बैठ गया होता तो वो कंडक्टर ना होता, वो कंडक्टर इसलिए है क्योंकि आयंस का मूवमेंट होता है। क्लियर? अब यहां कुछ बेसिक बातें, जैसे जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें कंडक्शन क्यों होता है? चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्यों होता है? फ्री आयन की वजह से। फ्री आयन कहां से आता है? इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से। ये जो मेटालिक कंडक्टर होता है जिसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, जब इसमें कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इमेजिन करो ये कॉपर की वायर है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, जब करंट अंदर फ्लो होता है तो क्या ऐसा होता है यहां कॉपर है यहां गोल्ड बन जाए? क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या यहाँ कॉपर है यहाँ कॉपर प्लस 2 जैसा हो जाए? नहीं होता। जो मेटालिक कंडक्टर होता है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो किसी प्रकार का केमिकल चेंज नहीं होता। लेकिन इस चैप्टर में आप आगे देखोगे कि जो हमारे सामने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वही आपको पढ़ना है। अभी तो हम एक ओवरव्यू बना रहे हैं क्या क्या होने वाला है। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या कभी ऐसा होता है, इमेजिन करो हमारे सामने कॉपर की रॉड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा, तो करंट फ्लो हो रहा हो रहा हो रहा, समय के साथ यहाँ यहाँ पतला होता जाए, यहाँ यहाँ मोटा होता जाए, यहाँ यहाँ थिन और यहाँ यहाँ थिक होता जाए, क्या कभी ऐसा होता है? क्या कभी आपने करंट के फ्लो होने से कॉपर की रॉड या किसी भी कंडक्टर की थिकनेस को बदलते देखा है? नहीं। मतलब जब मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ की चीज वहां नहीं जाती, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होगा। अंदर के आयंस का ट्रांसफर होगा, कहीं पे डिपोजिशन होगा तो कहीं से रिलीज होगा। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला है। बच्चों आप सब ने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, उसमें आप जानते हो कि जो मेटालिक कंडक्टर होता है उसका एक रेजिस्टेंस होता है। बच्चों आप सब जानते हो रेजिस्टेंस होता है। मुझे एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टेंस होता है मेटालिक कंडक्टर का, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है कि घटता है? अरे बोलो ना भैया, वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है कि घटता है? मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है कि घटता है? क्या बात है, आप सबने बिल्कुल सही कहा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटालिक कंडक्टर का। जो रेजिस्टेंस होता है मेटालिक कंडक्टर का वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस घटता है। कई मायनों में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेटालिक के जैसा है, बस यहीं पर थोड़ा सा वो अलग हो जाता है, वो बोलता है नहीं भैया यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने रेजिस्टेंस घटता है। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं सब बताऊंगा, अभी तो बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, ऐसा होता है। बच्चों रेजिस्टेंस क्यों होता है? मेटालिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इंटर आयनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम से होता है। सर ये कैसे होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, जो मेटालिक कंडक्टर है वो
फेराडेज लॉ को फॉलो नहीं करते, तभी तो आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं वो फेराडे लॉ को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैं सब बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला टर्म हमने सीखा कंडक्टर। दो टाइप का है, हम क्या लेके चलने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों उस दिन हमें मजा आ गया जिस दिन हमने जाना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उस दिन हमें मजा आ गया जिस दिन हमने जाना कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, मजा आ गया, अति आनंद की प्राप्ति हुई जिस दिन हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। क्या बात कर रहे हो सर, वही अपना ओम्स लॉ, बिल्कुल वही अपना वाला ओम्स लॉ। जिस ओम्स लॉ को आप जानते हैं, द सेम ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इमेजिन करो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, पर ये तो पानी है। इमेजिन करो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी ओम्स लॉ वैसे ही लगा सकते हो जैसे आपने फिजिक्स में लगाया। मेरा कहने का मतलब है जिस दिन हमें ये पता चला ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ना आसान हो गया। अब सारे कंसेप्ट वहां के यहाँ, वही वाला व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ, वो सारी बातें हम नहीं करेंगे, पर अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी कैसे करेंगे। जो जो कंसेप्ट फिजिक्स में चला करते थे वही कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी चलेंगे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर बच्चों, सो गए क्या? नहीं है नहीं यार, यार ये कुछ बच्चे घबरा गए। एक बच्ची मैसेज करी, सर वीडियो बीत गया क्या इसमें, सर वहां नहीं पढ़ा गया, सर यहाँ कैसे पढ़ेंगे? ये है नहीं, मैं बता रहा हूं। अगर कल को आपको ऐसा लगे कैसे करेंगे तो सोचना वहां कैसे करते थे, क्या रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे। ऑलराइट चलिए, तो अभी हम सीख रहे हैं टर्मिनोलॉजी और टर्म्स की सीरीज में जो सबसे पहला टर्म हमारे सामने रेजिस्टेंस। अरे ये वही वाला रेजिस्टेंस है जिसे आप जानते हो, बस फर्क इतना है आप मेटालिक कंडक्टर के लिए जानते हो, आज मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूं। रेजिस्टेंस होता क्या है, अपोजिशन। किसका अपोजिशन, फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अंदर मौजूद करंट का अपोजिशन करे, राइट, उसे अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस निकाले कैसे? जिस दिन हमें पता चला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ओम्स लॉ को फॉलो करता है, हमें मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? जैसा रेजिस्टेंस वहां निकालते थे वैसा यहां निकालो। तो अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो चुका है डेल्टा वी अपॉन आई, जहां पे डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस और आई है करंट। क्लियर? एक बात बताओ बच्चों, जब आप बैटरी बनाओगे तो बिजली को दौड़ाओगे, बिजली को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से दौड़ाओगे। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस ज्यादा या कम रखना चाहोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस ज्यादा या कम रखना चाहोगे? कम रखना चाहोगे। मतलब आप सब समझ पाते हो रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो बिजली ज्यादा दौड़ेगी। अरे हाँ या ना? अब हम समझ पाए कि ये वाला रेजिस्टेंस वही है जो मेटल में था, बस फर्क इतना है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। इन द सेम वे द नेक्स्ट टर्म इन फ्रंट ऑफ अस इज कंडक्टेंस। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस जो करंट के अपोजिशन को बताता है, कंडक्टेंस करंट के इजीनेस इन द फ्लो को बताता है, रेजिस्टेंस जो करंट के फ्लो के अपोजिशन को बताता है। इन द सेम वे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस करंट के फ्लो के इजीनेस को बताता है। ऐसा नहीं लग रहा रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस? ऐसा नहीं लग रहा रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस? वो अपोज करता है, ये इजीनेस इन द फ्लो को बताता है। मतलब उल्टा, डेफिनेशन उल्टा, तो फॉर्मूला भी उल्टा। तो कंडक्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, तो जी इज इक्वल टू 1/r। सर 1/r क्यों? अरे उल्टा ना यार, मतलब उल्टा, डेफिनेशन उल्टा, फॉर्मूला उल्टा। क्या बात है, तो जी इज इक्वल टू 1/r। एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आप कम रखना चाहोगे तो कंडक्टेंस आप ज्यादा रखना चाहोगे, कम रखना चाहोगे? कंडक्टेंस ज्यादा, आपको फील आता है कंडक्टेंस अपने फायदे का सौदा है, राइट, तो कंडक्टेंस आप ज्यादा रखना चाहोगे। क्लियर? तो जी का फॉर्मूला अपने सामने 1/r। लोगों ने कहा भैया इसका मतलब उल्टा, डेफिनेशन उल्टा, फॉर्मूला उल्टा, तो यूनिट, बोले यूनिट भी उल्टा। बोले कैसे? इसकी यूनिट है ओम, बोले हाँ, तो ओम को कर दो उल्टा, MHO, मो। बोले वाह,
तो जो लोग सिंपल लिखते थे रेसिप्रोकल फॉर्म में, उन्होंने कहा भैया ये ओम है तो ओम इनवर्स बोलो ना, बोले हाँ ठीक है। सब कुछ उल्टा था तो उन्होंने ओम को कर दिया उल्टा, तो बन गया मो और फॉर्मूला उल्टा ओम इनवर्स। उसी प्रकार से जो ओम है उसका सिंबल होता है ऐसा। तो लोगों ने कहा भैया जब सब कुछ उल्टा है तो सिंबल को भी उल्टा कर दो, तो आपको बता दूं जो कंडक्टेंस होता है उसका सिंबल होता है ऐसा, ओम का उल्टा। क्लियर? लोगों ने कहा कितनी सारी यूनिट हो गई, तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इसकी जो हमने एसआई यूनिट बनाई, दैट इज साइमन बोले तो एस, दैट इज साइमन बोले तो एस। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बच्चों? एस बोले तो साइमन। कोई दिक्कत ना? कितना आसान है यार, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, बस फर्क इतना है ये सारे टर्म आज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हैं, मेटालिक कंडक्टर के लिए नहीं है। क्लियर? रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। बच्चों फिजिक्स में आपने एक शब्द सुना होगा रेजिस्टिविटी, बोलो सुना है क्या? फिजिक्स में आपने एक शब्द सुना होगा रेजिस्टिविटी, बोलो सुना है क्या? जो रेजिस्टिविटी है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है, क्यों है, कैसे है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं रेजिस्टिविटी होता क्या है। बच्चों फिजिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए, बोलो पढ़ा है। रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए, बोलो पढ़ा है। रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए, बोलो पढ़ा है। क्या बात है। तो आर बराबर रो एल बाई ए, बोलो रो का फॉर्मूला क्या हो गया सर? रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। लो हमने आपके सामने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख डाला, लो हमने आपके सामने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख डाला। सर रजिस्टिविटी ये तो है, पर इसका फील क्या है? चलो कर लेते हैं फील। सर फील के पहले एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? सर जब हम मेटालिक कंडक्टर पढ़ा करते थे वहां एल और ए ये हुआ करते थे, वहां पर जो ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर था। क्या यहाँ पर भी वही है? मैंने कहा नहीं भैया यहाँ पर वो नहीं है। सर यहाँ पर क्या है? ऐसे इमेजिन करते हैं, ये हमारे सामने दो इलेक्ट्रोड, इमेजिन करो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया। आप अचीवर में हो, मुझे ये नहीं बताना पड़े इलेक्ट्रोड क्या है, राइट? तो हमने दो इलेक्ट्रोड लगाया, बाकी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या है, मैं अलग से टर्मिनोलॉजी में इस टर्म को भी लूंगा, बट अभी आपने सुना हुआ है यार, है ना? तो हमने इस पे दो इलेक्ट्रोड लगाया, दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है उसे अपन कह रहे हैं एल, और इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे अपन कह रहे हैं ए, राइट? यहां पर जो ए और एल है वो मेटालिक कंडक्टर से अलग है। यहां पर ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, और यहां पर एल का मतलब है लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। बोले हाँ ठीक है सर, फॉर्मूला तो पहले से आता, आपने बताया नहीं कुछ, आपने बस एरल बताया, ठीक है सर मान लिया। सर फील बताओ, रेजिस्टिविटी का फील क्या है? चलो फील बताता हूं। ये जो रेजिस्टिविटी है इसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जब भी कभी किसी टर्म के पहले स्पेसिफिक लग जाता है, जब भी कभी किसी टर्म के पहले स्पेसिफिक लग जाता है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक दिस, स्पेसिफिक दैट, एक्सेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब भी कभी किसी टर्म के पहले स्पेसिफिक लग जाता है, इसका ये मतलब होता है उसमें बाकी सभी पैरामीटर यूनिटी है। मतलब रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, ए को ले लो 1, ए बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ए को ले लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल को ले लो 1 सेंटीमीटर, राइट? तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जब लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हमारी केमिस्ट्री के टर्म में सोचें तो जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब ये जो आपके सामने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोले हाँ, इसमें से एक हिस्सा चुनो, बोले हाँ, वो जो हिस्सा है उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, और शर्त ये भी है कि लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो। तो इमेजिन करो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब है। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। जब हमने ए को रखा 1, एल को रखा 1, तो रो बराबर हो गया आर। आर है क्या? रेजिस्टेंस, पर वो तो रेजिस्टिविटी के बराबर है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस पूरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है मात्र 1 सेंटीमीटर क्यूब का, जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। मात्र 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। क्लियर?
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टिविटी होता है resistance conductance resistivity conductivity so the next term in front of us is conductivity ये जो कंडक्टिविटी है इसे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से किसे रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा ये जो आपके सामने लिखा है दिस इज कप्पा रेजिस्टेंस आर कंडक्टेंस जी रेजिस्टिविटी रो आप जानते थे कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की फिर बात करते हैं फील्ड की रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी मतलब उल्टा डेफिनेशन उल्टा फॉर्मूला उल्टा सो व्हाट इज के इज इक्वल टू 1 बाय रो व्हाट इज कप्पा 1 बाय रो ओ भैया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है ये रेट कांस्टेंट नहीं है ये टेंपरेचर केल्विन नहीं है ये है कप्पा ये है कप्पा ये है कप्पा तो जो कप्पा है दैट इज कापा पर कापा बोलने में मजा नहीं आता है ना कप्पा बोलो तो अच्छा लगता है ये जो आपके सामने है ये है कप्पा तो जो कप्पा है कप्पा का फॉर्मूला अपने सामने क्या होगा सोचो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी तो फॉर्मूला क्या होगा सर कप्पा इक्वल टू 1 बाय रो का फॉर्मूला अपने को याद है बोलो हाँ या ना रो का फॉर्मूला क्या था रो का फॉर्मूला क्या था सर रो बराबर आर इंटू ए बाई एल तो 1 बाय रो क्या होगा 1 बाय आर इंटू एल बाई ए ये जो 1 बाई रो है भैया यही तो कप्पा है हाँ तो कप्पा का फॉर्मूला हो गया 1 बाय आर इंटू एल बाई ए हाँ 1 बाय आर क्या था जी कंडक्टेंस और एल बाई ए को अपन ने एक नया नाम दे दिया दैट इज सेल कांस्टेंट तो कप्पा का फॉर्मूला बन गया जी इंटू जी स्टार ये जो आपके सामने लिखा है जी स्टार दैट इज नथिंग बट एल बाई ए जिसे अपन कह रहे हैं सेल कांस्टेंट क्या कह रहे हैं बच्चों सेल कांस्टेंट सर इसे सेल कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं इसे सेल कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि एक्चुअल में होगा क्या जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बैटरी की बात करेंगे राइट तो दो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रोड का एरिया क्रॉस सेक्शन अब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है अब इलेक्ट्रोड क्रॉस सेक्शन तो हर बार ये बदलेगा नहीं फॉर अ पर्टिकुलर सेल जो एल बाई ए है या जो एल और ए है वो कांस्टेंट रहता है ये नहीं बदलता सॉल्यूशन बदल दोगे नंबर ऑफ आयंस बदलेगा उससे उनका कंडक्टेंस वगैरह बदलेगा लेकिन जो एल और ए है वो फिक्स रहता है जब तक आप पूरा सेटअप चेंज नहीं करो इसीलिए इसे अपन कहते हैं सेल कांस्टेंट जो सेल के लिए कांस्टेंट है राइट तो जो सेम सेल होता है इसकी वैल्यू सेम रहेगी और ये ऑब्वियस सी बात है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता खैर तो अपने सामने फॉर्मूला आ चुका है कप्पा बराबर जी तो जी स्टार कोई दिक्कत बच्चों हाँ ठीक है सर रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हाँ ठीक है सर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और मो सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है सर लेकिन सर इसका फील क्या है चलो बात करते हैं फील की बात करें क्या हमें रेजिस्टिविटी का फील आता है जो रेजिस्टिविटी है कुछ नई चीज नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है आखिर कंडक्टिविटी का फील क्या है कंडक्टेंस का फील आता है इस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है इजीनेस इन द फ्लो ऑफ करंट इसका कंडक्टेंस है लेकिन कंडक्टिविटी क्या है व्हाट इज दिस कंडक्टिविटी ऑलराइट तो कंडक्टिविटी को समझने के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं कंडक्टिविटी को ही अपन ने बोला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस राइट तो उसका मतलब क्या है जैसे ही L मतलब लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यानी कि जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा यानी कि ऐसा इमेजिन करो ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसका अपना एक कंडक्टेंस है इस पूरे सॉल्यूशन में से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का सिलेक्शन करो कितने का 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम राइट और एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर लेंथ कितना हो 1 सेंटीमीटर ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है इसका जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा इसका जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा बच्चों हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका है कप्पा बराबर जी इंटू जी स्टार when v is equal to 1 सेंटीमीटर क्यूब देन कप्पा बराबर जी ये जी है क्या कंडक्टेंस पर वो किसके बराबर है कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी होता क्या है कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होता है मेरे साथ बोलेंगे कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होता है बोलो ना कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होता है बस फर्क इतना है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ही होता है बस फर्क इतना है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है
डन। ऑलराइट, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, नए नए टर्म्स। तो नए नए टर्म्स में सबसे पहले जो काम का टर्म देखा, रेजिस्टेंस एंड देन कंडक्टेंस एंड देन रेजिस्टिविटी एंड देन कंडक्टिविटी। तो आज से हम सबके सामने एक नया शब्द है, दैट इज कप्पा। और कप्पा कोई नई बीमारी नहीं है, कंडक्टेंस ही है, बस फर्क इतना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। फॉर्मूला क्या है, आप सब फॉर्मूला अपने पेज पे लिख ही रहे होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपने बाकी लिखा नहीं लिखा, इसे जरूर लिख लेना। कप्पा इज इक्वल टू 1/r into L by A is equal to G into G star, G star। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टर्मिनोलॉजी, है ना। तो अगला शब्द हमारे सामने है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। जो मोलर कंडक्टेंस है या जो मोलर कंडक्टिविटी है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम और म्यू। ये भी लैम्डा एम है, ये भी लैम्डा एम है, राइट। तो कभी ऐसा लिख दे, कभी ऐसा लिख दे, कभी ऐसा लिख दे, कंफ्यूज नहीं होना। सर यहाँ तो स्मॉल एम लिखा है, मोलैलिटी होना चाहिए, नहीं, ये मोलर है ना। आज आपको नहीं दिख रहा, पर जब न्यूमेरिकल में आता कुछ सर तो मोलर लिखा हुआ है, सर मोलर में कैपिटल एम होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल एम लिख दे तो भी चलेगा, स्मॉल एम लिख दे तो भी चलेगा, राइट। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, ये होता क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 mole of electrolyte present in the given volume of solution। तो इसका फील क्या है, चलो बात करते हैं फील की, ठीक है। मुझे आपका ध्यान चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए, राइट। ये हमारे सामने एक बॉटल में भरा पानी है, बोलो हाँ या ना है। इमेजिन करो इसमें 1 लीटर पानी, इमेजिन करो इसमें 1 लीटर पानी है, कर लिया इमेजिन, अभी है नहीं पर मान लो 1 लीटर है। इमेजिन करो 1 लीटर पानी मान लिया। अब इसमें हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। प्योर पानी था तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं है, कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन कराने के लिए हमें इसमें मिलाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया वो 1 मोल मिलाया। कितना मिलाया, 1 मोल। तो जैसे ही मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इतने वॉल्यूम में मिलाया, तो इतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वही मोलर कंडक्टेंस है। अच्छा, इमेजिन करो मैंने पानी इसमें से निकाल के इसमें मिलाया, प्योर पानी इसमें मिलाया, राइट। अब ये 1 लीटर था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 लीटर तो नहीं है। लेट्स से ये 200 ml, मैंने 200 ml, लेट्स से चलो 50 ml है, लेट्स से 50 ml है, मैंने 50 ml में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। कितना मिलाया, 1 मोल। तो 50 ml में कितना मिलाया, 1 मोल का। तो 50 ml का अब जो कंडक्टेंस है वही मोलर कंडक्टेंस है। सर अभी तो आप 1 लीटर बोल रहे थे, 1 लीटर में हमने कितना मिलाया था, 1 मोल। 50 ml में कितना मिलाया, 1 मोल। मोलर कंडक्टेंस उतने वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है। 1 मोल इतने में है तो इसका कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल इसमें है तो इसका कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टेंस है। द थिंग इज 1 मोल होना चाहिए, या ऐसे कहूं कि मोलर कंडक्टेंस डिफाइन ही 1 मोल के लिए। ये तो बहुत आसान था, अब इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके सोचते हैं। लेट्स से ये 1 लीटर है, 1 लीटर पानी है, क्लियर। अब 1 लीटर पानी में हमने 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मिलाया। 1 लीटर पानी में हमने 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मिलाया, तो बच्चों बताओ मोलैरिटी कितना आया। 1 लीटर में हमने 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मिलाया, तो बताओ मोलैरिटी कितना आया। बच्चों जल्दी से लिखो ना, 2 मोलर। अभी ये सॉल्यूशन 2 मोलर है, तो अपन उल्टा सोच रहे, अच्छा सॉल्यूशन 2 मोलर है मतलब 1 लीटर में 2 मोल है। 1 लीटर में कितने मोल है, 2 मोल। तो मैंने 1 लीटर का कंडक्टेंस निकाला। सर ये आप निकालते कैसे हो कंडक्टेंस, पहले रेजिस्टेंस निकालते। सर ये कैसे निकालते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज से। हमें निकालना है, नहीं निकालना, बस फील के लिए बता रहा हूं। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आया, पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, कंडक्टेंस आ जाएगा। इस 1 मोल, इस 2 मोलर सॉल्यूशन का, इस 1 लीटर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस आया, क्या उसे हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, क्या उसे हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, क्या उसे हम मोलर नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सर इसमें तो 2 मोल है। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब है अपने को वो वॉल्यूम पता करना है जिसमें 1 मोल है।
अपने को वो वॉल्यूम पता करना है जिसमें 1 मोल है। एक बात बताओ ना यार, 1 लीटर में 2 मोल, 1 लीटर में 2 मोल तो कितने लीटर में 1 मोल है? 1 लीटर में 2 मोल तो कितने लीटर में 1 मोल? 500 ml, आधा लीटर। अच्छा, तो आप क्या करो, आधे लीटर का कंडक्टेंस निकालो। मेरे शब्दों को सुनिएगा, आधे लीटर का कंडक्टेंस निकालो। जो आधे लीटर का कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस होगा, या 1 लीटर का निकालो, उसका आधा कर दो, वही मोलर कंडक्टेंस होगा। जब कभी हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना होता है तो मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कितने वॉल्यूम में 1 मोल है। 10 ml में 1 मोल है तो 10 ml का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस है। 10 लीटर में 1 मोल है तो 10 लीटर का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस। 100 लीटर में 1 मोल है तो 100 लीटर का कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और उसी का जो कंडक्टेंस है वही मोलर कंडक्टेंस है। सर आपने तो हमें कह दिया कि जितना होना चाहिए उसका निकाल लेंगे वी डिस्ट्रीब्यूट से। अब सर हम सवाल में वी डिस्ट्रीब्यूट नहीं लगाने वाले सर, यहां कैसे निकालेंगे? तो सुनना ध्यान से, लॉजिक क्या लगाया अपन ने। ये मान लो मेरे सामने 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है। अब 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो मुझे पक्का यकीन है कि ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम या वही मोलर कंडक्टिविटी होगा। सवाल है ही निकाले कैसे? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाया। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस होता है कप्पा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस होता है कप्पा, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का 2 कप्पा, 3 सेंटीमीटर क्यूब का 3 कप्पा, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब का 4 कप्पा, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का 20 कप्पा। सर आप 20 सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल है। तो इतने वॉल्यूम का, दैट इज कप्पा इंटू वी, इतने वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा भैया वही मोलर कंडक्टेंस होगा। बच्चों वही मोलर कंडक्टेंस होगा, बच्चों वही मोलर कंडक्टेंस होगा। मतलब मैं कैसा भी सॉल्यूशन दूं, आपको तो बस यही देखना है, आपको तो बस यही सोचना है कि कुछ भी करके अपन ये पता करें कितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। चलो इसे थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, करें क्या? चलो इसे थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, करें क्या? तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m है। मैंने 1 मोल बोला, 2 मोल बोला, आपको फील आया। अब हर बार सवाल में 2 मोल 3 मोल तो नहीं, कुछ अलग आ सकता है, तो अपन इसे जनरलाइज कर रहे हैं, राइट? लेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज m। अब इसे फील करो, m मोलैरिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है m मोल्स इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 लीटर में, प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर को अपन कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो बच्चों। 1 लीटर को अपन कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो बच्चों। 1 लीटर को कह सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब, बोलो बच्चों। 1 लीटर को कह सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब, बोलो बच्चों। अरे बोलो बच्चों, कह सकते हैं। ऑलराइट, बोलते नहीं हो आप लोग। अच्छा, क्लासेस में बोलते हैं ना, ऑनलाइन नहीं बातें करते अपन। ऑलराइट, तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है m। मुझे पता करना है कितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, m मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा 1/m लीटर में। क्लियर? ये जो आपके सामने वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन का या उतने सॉल्यूशन का। द करेक्ट वर्ड इज उतने। ये वॉल्यूम है उतने सॉल्यूशन का, उतने सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो बच्चों। इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो सर ये हो जाएगा 1000/m सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर क्यूब में, तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/10⁻³ मीटर क्यूब। ये जो आपके सामने लिखा है, व्हाट इज दिस? सर ये है वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है। हम क्या निकालना चाहते हैं? मोलर कंडक्टेंस। हमें क्या पता है? कप्पा।
हमें क्या पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस होता है कप्पा, और हम निकालने चले थे मोलर कंडक्टेंस, तो हमें पता करना पड़ा वो वॉल्यूम जिसमें 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। अब निकाल लेते लैम्डा एम। तो बच्चों लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होगा सर, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी। अब जो कप्पा है उसकी यूनिट कभी सेंटीमीटर में होगी तो कभी मीटर में होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर में होगी तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर रखना होगा। बच्चों अपने सामने लैम्डा का फॉर्मूला आ चुका है कप्पा इंटू वी। अगर कप्पा सेंटीमीटर में होगा तो वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में होगा, कॉमन सेंस यही कहता है। अगर कप्पा मीटर में होगा तो वॉल्यूम भी मीटर में होगा, अरे बोल दो ना। तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू वी। अगर कप्पा सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम हो जाएगा अपना 1 मोल का, कितना था 1000 बाय एम सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब को अपन ऐसे लिख लेते हैं 10 की पावर -3 बाय एम मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कितना है 1000 बाय एम, तो कप्पा इंटू वी 1000 बाय एम। व्हाट इज दिस 1000 बाय एम, ये वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम है, उतने सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अरे फील आ रहा है क्या यार। तो ये जो अपने सामने आया, ये आ गया मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हो सकता है कभी कप्पा मीटर में हो तो सर वॉल्यूम भी मीटर में रखेंगे ना सर। तो मीटर में कितना वॉल्यूम था बच्चों 10 की पावर -m। तो अपने सामने कप्पा का दूसरा फॉर्मूला, लैम्डा एम का दूसरा फॉर्मूला कप्पा इंटू 10 -m। अब तो अपने को सवाल देखना है, कप्पा की यूनिट देखनी है, सेंटीमीटर में होगा तो 1000 ऊपर, मीटर में होगा 1000 नीचे, खेल खत्म। इज दिस क्लियर? ऑल राइट। तो हमने समझा रेजिस्टेंस, हमने समझा कंडक्टेंस, हमने समझा रेजिस्टिविटी, हमने समझा कंडक्टिविटी, हमने समझा मोलर कंडक्टेंस। एक मजे की बात बताऊं, कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस था ही सही, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस है, बस फर्क इतना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। मजे की बात यह है मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही है, बस फर्क इतना है उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब चाहे कंडक्टिविटी हो कंडक्टेंस ही है, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो कंडक्टेंस ही है, बस अलग अलग कंस्ट्रेंट में डिफाइन। In the same way, the next term is equivalent conductance or equivalent conductivity, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ और लैम्डा EQ। ये भी लैम्डा है भैया, ये भी लैम्डा है, राइट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगेन डिफाइन कर ले पहले से। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अब हमें यह देखना है कितने वॉल्यूम में 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। मोलर में हमने क्या देखा, कितने वॉल्यूम में 1 मोल है। अब हम क्या देखेंगे, कितने वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जितने वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा वही वॉल्यूम का कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। बोलो बच्चों ठीक है। तो इमेजिन करो हमारे सामने ये 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है, इसमें हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलाया। अब इसमें कितना मिलाया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पूरा टूटा नहीं टूटा, थोड़ा टूटा, ये उसका नेचर है, उससे अपने को मतलब नहीं। बात ये चल रही आखिर इक्विवेलेंट है क्या, किसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज्यादा होगा किसका कम होगा, वो बात की बात है। ये सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सर मान लो टूटा ही नहीं सर बहुत टूट गया, अरे वो बात की बात है। Right now we are understanding the meaning of equivalent conductance, the meaning of molar conductance। इतने वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंडक्टेंस होगा वही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा। तो अगेन निकाले कैसे सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कप्पा तो निकाल लो 20 सेंटीमीटर क्यूब का V इंटू कप्पा। बस फर्क इतना है, जब हम मोलर कंडक्टेंस बोल रहे थे तो मोलर कंडक्टेंस में जो वॉल्यूम था वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का था, और आज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो वॉल्यूम है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का है। कोई दिक्कत? अब हमारा फोकस है 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने वॉल्यूम में है। तो ऐसे इमेजिन करते हैं, इमेजिन करो हमारे सामने एक सॉल्यूशन, यहां देखना जरा, इमेजिन करो हमारे सामने एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है n। मुझे उम्मीद है आप सबको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद होगा, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नॉर्मेलिटी n है, ये कहने का मतलब क्या है साहब, ये कहने का मतलब है n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जैसा मोल में किया था भाई, n ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मुझे पता करना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर में है। तो सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा
1 by n लीटर सॉल्यूशन। इन द सेम वे इसे कन्वर्ट कर दे सेंटीमीटर में तो 1000 by n सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। इन द सेम वे इसे कन्वर्ट कर दे मीटर में तो 10 की पावर -3 by n मीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है? ये वॉल्यूम है उतने सॉल्यूशन का। ये वॉल्यूम है उतने सॉल्यूशन का जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। खेल खत्म, हमें वॉल्यूम मिल गया। अब कप्पा की यूनिट देखनी है। अगर कप्पा सेंटीमीटर में होगा तो वॉल्यूम 1000 by n रखेंगे। अगर कप्पा मीटर में होगा तो 10⁻³ by n रखेंगे। तो हमारे सामने लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला बन चुका है कप्पा इंटू 1000 by n। तो आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला तब लगाना जब कप्पा की यूनिट हो सेंटीमीटर में, यह फॉर्मूला तब लगाना जब कप्पा की यूनिट हो मीटर में। सभी लोग अपने कॉपी में फॉर्मूला लिख लेंगे। लिख लिया क्या? और एक मजे की बात बताऊं क्या? मजे की बात, कंडक्टेंस तो कंडक्टेंस था ही सही, कंडक्टिविटी भी कंडक्टेंस ही है, बस फर्क इतना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। मोलर कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही है, बस फर्क इतना है उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कंडक्टेंस ही है, बस फर्क इतना है उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। कहीं ना कहीं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू ये सारे के सारे कंडक्टेंस ही हैं, बस अलग अलग कंस्ट्रेंट में डिफाइन है। बस अलग अलग कंस्ट्रेंट में डिफाइन है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अक्सर हमें सवाल में लैम्डा एम दिया होगा, उससे लैम्डा इक्यू कन्वर्ट करना होगा। तो कभी लैम्डा इक्यू दिया होगा, उससे लैम्डा एम कन्वर्ट करना होगा। तो हमें दोनों में रिलेशन निकालना आना चाहिए। लैम्डा एम का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 by m और लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला है कप्पा इंटू 1000 by n। आप सब जानते हो जो नॉर्मेलिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो जहां नॉर्मेलिटी लिखा है वहां लिख देता हूं मैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट? ये पूरा का पूरा टर्म ऐसा लग रहा जैसे लिखा है लैम्डा एम। तो अपना रिलेशन हो चुका है क्या? लैम्डा इक्यू इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो आप ऐसे याद रखो कि नॉर्मल अपना फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। जहां नॉर्मेलिटी है वहां लैम्डा इक्यू इक्वेट करो और जहां मोलैरिटी है वहां लैम्डा एम, वहां मल्टीप्लाई होता है, यहां डिवाइड है ना। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो लैम्डा है उसमें एन फैक्टर नीचे आता है। इन दोनों से अपने को बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपके सामने एक रिलेशन है मोलर से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से मोलर। सवाल में दिया होगा मोलर, हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्विवेलेंट में। सवाल दिया होगा इक्विवेलेंट, कन्वर्ट कर लेंगे मोलर में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, तो अपन ने अभी सीखे कुछ नए नए शब्द। बोलो सीखे क्या? नए नए शब्द। कंडक्टर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी। आओ एक सवाल करते हैं, देखते हैं आप कुछ सीखे कि नहीं सीखे। एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल लेंथ में बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चे उसी से घबरा जाते हैं। तो सवाल की लंबाई नहीं देखे, कंसेप्ट आपको आता है, जो पूछा है फॉर्मूला लिखे, गारंटी आपसे बनेगा। फॉर्मूला लिखो। सवाल में समझा देता हूं। अपने पास पहले एक कंडक्टिविटी सेल है, हाँ ठीक है तो है। और ये जो सेल है इसमें कुछ भरा हुआ है, तो आप समझ जाइए इसका जो L by A है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है, राइट? और फिर कहता है पहले इसमें 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन था और इसका रेजिस्टेंस पहले दे रखा था 81 ओम, ठीक है? और कंडक्टिविटी बोले तो कप्पा पहले दे रखा था 0.00240, ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ठीक है? फिर वो कहता है इसी में हमने इसको हटाया, हमने इसमें भर दिया 0.05 नॉर्मल K2SO4 सॉल्यूशन, बहुत अच्छे। और इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 324 ओम। और आपसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि लैम्डा इक्यू। तो अपने को पता है अगर हमें निकालना है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सबसे पहले चाहिए होगा कप्पा। तो सारा खेल है कप्पा निकालने का। आप यहाँ यूनिट देख सकते हैं सेंटीमीटर में, है ना? तो आप ऑब्वियसली सेंटीमीटर वाला फॉर्म लगाएंगे, तो कप्पा इंटू 100 by m। अब कप्पा निकाल लो नया वाला, तो खेल खत्म। सर नया वाला कप्पा कैसे निकाले?
तो पुराने वाले कप्पा से L बाई ए का इस्तेमाल करो, नए वाला कप्पा निकाल लो। अभी मैंने सवाल समझाया, हिंट दिया ताकि सभी बच्चे कर ले, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया। सबसे पहले क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया, बहुत अच्छे, अंकित कुमार, कुमार गौरव, नम्रता, लेकिन सबने अलग अलग आंसर दिया। सबसे पहले वाले रिलेशन से आप लिखो ना यार, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। भाई एल बाई ए तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉल्व करना चाहते तो ऐसे कर लो, ये कप्पा 1 r1, कप्पा 2 r2, एल बाई ए कैंसिल होगा, कप्पा 2 नहीं पता वो निकाल लो, कप्पा 2 निकलेगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, मोलैरिटी दी है ये, और लैम्डा एम आ जाएगा, लैम्डा ई क्यू निकालना है, एन फैक्टर आपको पता ही है, K2SO4 सॉल्ट का फैक्टर 2। वेरी वेरी सिंपल। पहले खुद को परेशान करो यार, अगर मैं सोल्यूशन सीधे लिख दूंगा ना तो फिर आप नहीं सीखेंगे, खुद को परेशान करें। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता करे तो करे क्या? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता करे तो करे क्या, इस सवाल में प्रोसीड कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या हो, ऐसा कोई है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। तो सॉल्यूशन आप सबके सामने है। जो मोलर कंडक्टेंस आता है दैट इज लैम्डा एम, उसकी वैल्यू है 24, और जो लैम्डा इक्यू है उसकी वैल्यू है 12। मुझे नहीं लगता कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता है, हो तब भी बता देना। चलिए, अपन ने कप्पा 2 निकाल लिया, और जो कप्पा 2 की वैल्यू आई वो आई 6 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या किसी को नया वाला कप्पा निकालने में दिक्कत है? चलो एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप है, इसके बीच कुछ L है, इनका अपना कुछ A है, इसमें पहले कोई सोल्यूशन भरा था KCl, तो हमें KCl का इंफॉर्मेशन दे रखा है। हमें पता है कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू एल बाई ए, इसे मैं बोल देता हूं 1। अब इसी कंडक्टर में, इसी सेटअप में हमने पहले वाले सॉल्यूशन को बाहर निकाला, इसमें नया सॉल्यूशन भर दिया। बेटा जब नया सॉल्यूशन भरेंगे, नई मोलैरिटी होगी, नया सब कुछ होगा, पर ए और एल नहीं बदला, तो कप्पा भी तो नया होगा। तो अपन लिख लेते हैं कप्पा 2 विच इज नथिंग बट 1/r2 इंटू एल बाई ए। अब दोनों को सॉल्व कैसे करें? तो पहला तरीका, यहां से एल बाई ए निकालो, यहां पुट करो, या दूसरा तरीका, दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड करोगे एल बाई ए कैंसिल होगा, सवाल में R1 दे रखा है, K1 दे रखा है, R2 दे रखा है, कप्पा 2 निकल जाएगा। जो कप्पा 2 की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है आपके सामने लिखी है, 6 इंटू 10⁻⁴। लेकिन सवाल आपसे कप्पा नहीं पूछा है, सवाल आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछा है। अब आ जाओ कप्पा की यूनिट में। तो पहले जो कप्पा की यूनिट थी, जब आप डिवाइड करोगे तो नया वाला कप्पा की यूनिट भी वही रहेगा, बोले तो सेंटीमीटर। तो कप्पा की यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब हमने फॉर्मूला लगाया सेंटीमीटर वाला, मतलब कप्पा इंटू 1000/m। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये नए सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जो नया सोल्यूशन वो क्या है? वो K2SO4 का सोल्यूशन है। नया सोल्यूशन K2SO4 का है, जिसकी नॉर्मेलिटी 0.05 नॉर्मल है। क्लियर? यहां पर भी एक ट्विस्ट है, ये जो हमें दे रखा है ये मोलैरिटी नहीं, ये नॉर्मेलिटी है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इससे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालो। क्लियर? तो या तो इसे मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, तो आपको पता है जैसा सोल्यूशन है वैसा बता देता हूं, या तो सीधे लैम्डा EQ निकालो, या तो इसे मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दो। आप जब लिखोगे लैम्डा एम, तो कप्पा इंटू 1000/m, यहां मोलैरिटी लिखोगे ना, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा? नॉर्मेलिटी वो कितना है? 0.05/2, तो मोलैरिटी रख दोगे, कप्पा आपने निकाल लेंगे, सॉल्व करोगे, लैम्डा एम आ गया। फिर आपसे पूछा नॉर्मेलिटी, लैम्डा EQ, तो लैम्डा EQ आप चाहे तो लैम्डा एम से निकाल लो,
करने का तरीका नंबर 1 कैसे, लैम्डा EQ और लैम्डा M कैसे निकालते हैं, तो लैम्डा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपने लैम्डा M निकाल ही लिया था, क्लियर, और आपसे लैम्डा EQ पूछा है तो लैम्डा M अपॉन 2 कर दो, उससे आ जाएगा, चाहे ऐसे कर लो तो कितना आएगा, 24/2 बोले तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स पूरी लिख लेना, इक्वल पर इक्वल है ना, चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो, क्लियर, समझ गए, ऑल राइट, ऑल राइट, अगर समझ गए हैं, टाइम हो चुका है क्या, चलिए तो आज इतना ही करते हैं, आपको मैंने होमवर्क दे ही दिया है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच, ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाइम हो चुका है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं सबसे पहले क्लास का हैंडआउट शेयर कर दूं आपसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सफर शुरू हो चुका है और आप किसी भी कीमत पर क्लास नहीं छोड़े, कोशिश करें, आज के लिए इतना ही। नहीं, मैंने अभी आपको मॉड्यूल से पढ़ने के लिए नहीं कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करते चले, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अभी आप सबके सामने एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी जिनके पास लिंक नहीं है मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, मैं आपको लिंक दे ही दूंगा। 7073125207, आप सबके सामने भी पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।